तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 होगा हमारा ये। ठीक है, पार्ट नंबर 2 ग्रामीण विकास। तो पार्ट नंबर 1 की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो पार्ट नंबर 1 में हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी, साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमने कंप्लीट किया था, यानी जैविक कृषि या जैविक खेती को हमने कंप्लीट कर दिया था। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव था ना बच्चे, वो चुनौतियों के ऊपर था। तो विलंबी चुनौतियां थी और उभरती हुई चुनौतियां थी। जो विलंबी चुनौतियां थी बेटा, वो भी पढ़ना बाकी है। और उभरती हुई चुनौती में भी हमने एक पॉइंट, यानी हमने जैविक कृषि को खत्म कर लिया। क्लियर है। और स्टार्ट करते हैं अब ग्रामीण विकास की विलंबी चुनौतियां। पहले वो जो एक पॉइंट रहता है, इसको हम बाद में करेंगे। कौन सा? उभरती के अंदर एक पॉइंट रहता है ना हमारा भी, उसे हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं ग्रामीण विकास की विलंबी चुनौतियां, यानी लिंगरिंग चैलेंजेस की बात कर रहा है। तो बेटा देखो, इसमें भी 2 पॉइंट हमारे आते हैं। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ स्क्रीन पे सब कुछ सही है। डन। बेटा देखो, इसमें भी 2 चीजें हमारे पास है। एक तो ग्रामीण क्या है, साख की चुनौती, यानी पैसे की बात कर रहा है, क्रेडिट की बात कर रहा है। और दूसरे में है ग्रामीण विपणन की चुनौती, यानी मार्केटिंग की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है? मार्केटिंग की बात कर रहा है। तो ग्रामीण विकास की विलंबित चुनौतियों में ग्रामीण साख की चुनौतियां और ग्रामीण विपणन की चुनौती की बात होती है, यानी मार्केटिंग की बात होती है। बहुतों के दिमाग में यह था कि अगला पार्ट कब आएगा। एक्चुअली अगला पार्ट आने में देरी इसलिए भी क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर था, उत्तराखंड गया हुआ था। ठीक है ना, तो जस्ट अभी आया और ये आपके लिए वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। ग्रामीण साख अगर मैं बात करता हूं बेटा, ग्रामीण साख पहले तो होता क्या है। तो ग्रामीण साख यानी रूरल क्रेडिट, ग्रामीण साख अथवा कृषि साख, कुछ भी बोलो, से अभिप्राय खेती के लिए साख यानी उधार से है। ग्रामीण साख अथवा कृषि साख से अभिप्राय जो खेती करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है ना, उस उधार की बात कर रहा है, उस उधार को लेने की बात कर रहा है। आगे, ग्रामीण क्षेत्रों में साख कृषि गतिविधि की क्या है? जीवन रेखा, यानी लाइफ लाइन है। यानी अब जो गांव वाले ना खेती बाड़ी करने के लिए, बीज खरीदना, जो भी होते हैं खेतों से रिलेटेड जो चीजें होती है, खेतों जो खेती करने से रिलेटेड चीजें होती हैं, उसके लिए क्या है? उधार लेते हैं। ठीक है, तो वही क्या इनकी जीवन रेखा है। चलो, तो ग्रामीण साख अथवा कृषि साख से अभिप्राय खेती करने के लिए उधार लेने से है। ग्रामीण क्षेत्रों में साख जो होता है वो कृषि गतिविधि की जीवन रेखा है। किसानों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण यानी उधार की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो उनको कृषि के लिए उपकरण खरीदने हैं, मशीनें खरीदनी है, बीज खरीदने हैं, उर्वरक खरीदने हैं, ठीक है, खाद वाद एंड ऑल जो भी है। तो उन सब के लिए क्या कहते हैं? लोन लेते हैं। क्या लेते हैं? उधार लेते हैं, बोरो करते हैं अमाउंट को। क्लियर है? ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है, ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है। आगे, तो साख का वर्गीकरण अगर मैं बात करूं तो 3 तरह के, यानी साख का वर्गीकरण कहूं या साख के प्रकार कौन है यहाँ पे, तो 3 तरह के हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। क्लियर है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, देखो हमारा चैप्टर बहुत छोटा है। ठीक है, वैसे बोलूं तो लंबा चैप्टर है, बट छोटा किस वे में कह रहा हूं कि हमें चुनौतियों पर ध्यान रखना है। विलंबी चुनौती में 2 पॉइंट है, उसमें भी 2 पॉइंट थे, हमने उसका 1 पॉइंट कवर कर रखा है, उसमें 1 पॉइंट रहता है खाली। ठीक है, उभरती के अंदर, और इसके दोनों पॉइंट पढ़ने हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं साख की, उसका विपणन पढ़ना है और वहां से वो वाला पढ़ना है, चैप्टर का अपने आप क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो साख का वर्गीकरण मैं अल्पकालीन बोला, मध्यकालीन बोला और दीर्घकालीन बोला। अल्पकालीन साख कौन सा होता है? जो 6 से लेकर 12 महीनों के लिए मिलता है, यानी जो आप उधार ले रहे हो और वो 6 से लेकर 12 महीनों के लिए, 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स के लिए है, तो अल्पकालीन के अंदर आता है। तो पेपर में अगर याद रखना, अगर उसमें लिखा हुआ है कि राम एक किसान है और उसने क्या है 8 महीने के लिए उधार लिया है, तो कौन सा वाला है? अल्पकालीन, मध्यकालीन या दीर्घकालीन, या कोई भी नहीं? तो आप टिक क्या लगाओगे? अल्पकालीन, की 8 महीने इसके अंदर कवर होंगे, 12 महीने, यानी 1 साल के अंदर अंदर जितनी भी चीजें हैं वो अल्पकालीन के अंदर आती है। मध्यकालीन में 1 साल से ज्यादा, यानी और 5 साल तक जाता है, यानी 1 से 5 वर्ष के बीच में, यानी 12 महीनों से ज्यादा और 5 वर्ष तक का अगर आप कोई उधार लेते हो तो बच्चे, तो उसे मध्यकालीन साख बोला हमने। दीर्घकाल में 5 से ज्यादा और 20 वर्ष तक उसने बोला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला से? ये दीर्घकालीन साख का आता है। क्या आता है? दीर्घकालीन साख, यहाँ पे इसे बोला जाता है। क्लियर है? तो आपको ध्यान से रखना है, देखो 6 से 12 महीनों तक, यानी 12 महीने भी इसी में ही है, 12 महीने सब ज्यादा, 12 महीने से ज्यादा और 5 वर्ष तक इसके अंदर है। और 5 से 20 साल तक का अगर आप कोई लो ले रहे हो, क्या कहता है, 5 साल से ज्यादा और 20 साल तक, यानी 20 वर्ष तक अगर आप का कोई क्रेडिट ले रहे हो, साख ले रहे हो, तो बेटा वो दीर्घकालीन साख होगा। क्लियर हो गया? आगे, जो अल्पकालीन साख है, ये लिया क्यों जाता है? ये बीज खरीदना हो या उर्वरक के लिए, खाद, कीटनाशक दवाइयां जो होती, कीटनाशक दवाइयां होती है, ठीक है, इन सब के लिए ये लिया जाता है। ये चीजें कवर होती है 6 से 12 महीने, छोटी मोटी चीजें। बट वहीं पे 12 से 5 वर्ष के बीच में जो उधार लिया जा रहा है, इसका मतलब इसका पंगा क्या है? ये थोड़ी बड़ी चीजों के लिए है। तो मशीन खरीदनी हो जैसे,
बाड़ लगाना है, बाड़ लगवाते हैं ना वो खेतों के चारों तरफ लगाते हैं, ठीक है ना, वो कुओं को खुदवाना है, इस टाइप की चीजों के लिए अगर पैसा ले रहे हो तो बेटा वो मध्यकालीन के अंदर आता है। और दीर्घकालीन में क्या आता है, अतिरिक्त भूमि खरीदनी है, या सीधा बोल दो भूमि खरीदनी है आपको, ठीक है, तो वो दीर्घकालीन के अंदर आता है। या जो आपके पास अभी भी जो भूमि है ना उसमें आपको थोड़ा सुधार करना है, क्या करना है, सुधार करना है। तो अगर भूमि पे सुधार करना है तो बेटे ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा कुछ लगेगा, तो ये यहाँ पे आता है, इसके अंदर कवर होता है, ठीक है, थोड़ा लंबे टाइम पीरियड का काम है। तो पेपर में आने लायक अच्छा पोर्शन है इसके अंदर से, यानी इसके अंदर से पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभी तो दुआ लो विलंबित में हमारा साख से रिलेटेड चुनौती और विपणन से रिलेटेड, साख से रिलेटेड चुनौती और विपणन से रिलेटेड चुनौती हमने पढ़नी है। ग्रामीण साख में मैंने आपको बताया, ग्रामीण साख को कृषि साख भी बोलते हैं, और ये खेती के लिए उधार लेने से जो उधार लेने की बात को करता है, ठीक है, खेती के लिए उधार लेने की बात को कह रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो साख है, ठीक है, वो कृषि गतिविधि की जीवन रेखा है, और किसानों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए उधार की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और वो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। ये साख को है 3 प्रकार में तोड़ा गया है, 3 तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन में मैंने 6 से 12 महीनों की बात की, मध्यकालीन में 12 से 5 वर्ष की बात की, और दीर्घकालीन में मैंने 5 से 20 वर्ष, 6 से 12 महीने, 12 महीने से ज्यादा, 5 वर्ष तक, और 5 वर्ष से 20 वर्ष तक। क्लियर है, ये चीजें इसके अंदर कवर होती है बेटा, इसमें ये चीजें, इसमें ये चीजें, इसमें ये चीजें। क्लियर है, डन, ठीक है। प्री बोर्ड आप सबके अच्छे गए होंगे जहां तक है, ठीक है। फिर भी अगर क्या नाम है, आप फिर भी आपको तो पता ही हो ना आपने कैसे दिया पेपर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बता सकते हो आपका पेपर कैसा गया इकोनॉमिक्स का। कुछ बच्चों ने शायद कमेंट किए थे पहले भी, ठीक है, और उसमें क्या नाम है उन्होंने बताया था कि उनका पेपर काफी अच्छा गया है, ठीक है, तो काफी अच्छा लगा सुन करके, ठीक है। तो आप सब जिसने यहाँ से वीडियोस में पढ़ा है, क्योंकि देखो सारा कोर्स कंप्लीट है इसमें, ठीक है ना, और जितना भी कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है, वो आपके भले के लिए ही है, तो मुझे प्लीज बता दिया करो कि आपका पेपर कैसा गया और उससे कितनी मदद आपको मिल रही है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमने पोर्शन खत्म कर लिया और काफी अच्छे से खत्म कर लिया, यहीं पे याद हो गया होगा आपको। तो आगे देखिए अब ग्रामीण साख के स्रोत, ठीक है ना। तो 2 तरह के स्रोत हैं आपके, एक तो गैर संस्थागत स्रोत, और दूसरी अगर हम बात करें तो संस्थागत स्रोत। क्लियर है, गैर संस्थागत स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत में कृषि ऋण बोलो या कृषि शाख बोलो, इसके क्या थे, पारंपरिक स्रोत थे, यानी ट्रेडिशनल सोर्स थे, पुराने वाले, ठीक है ना। जबकि संस्थागत की बात करें तो ये कृषि ऋण या कृषि साख बोलो, उसके क्या है, आधुनिक स्रोत होते हैं। यहां तक समझ में आ गया, ये मॉडर्न सोर्सेज हैं, ये आपके ट्रेडिशनल सोर्सेज थे, यहां तक क्लियर। जो पुराने वाले जो सोर्स थे उसमें लोग जो ऋण लेते थे ना, वो किन से लेते थे, जैसे भूस्वामी हो गए, इनसे पैसा ले लेते थे, जो गांव के व्यापारी होते थे उनसे पैसा लेते थे, ठीक है, महाजन होते थे जो उनसे क्या करते थे, पैसे लेते थे और फिर कृषि करते थे, यानी उधार इनसे लेते थे, पहले के टाइम पे लोगों से लेते थे ना, साहूकार एंड ऑल, आपने सुना होगा उस टाइम पे ना। बट मॉडर्न में क्या होता है, यहाँ पे सरकार आ गई, इससे आप ले सकते हो, सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव से आप ले सकते हो। उसके अलावा व्यापारिक बैंक या वाणिज्य बैंक एक ही बात है, कॉमर्शियल बैंक की बात कर रहा है, जो आपके आसपास है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी है सारे, ठीक है ना, वो कॉमर्शियल बैंक के अंदर है। तो ये हो गया, उसके अलावा क्षेत्र ग्रामीण बैंक आदि को शामिल किया जाता है, इसमें सबको शामिल किया जाएगा, और भी है, ठीक है ना। इसमें जैसा और बैंक का नाम बताऊं तो मैं आपका, आप ये लिख सकते हो, उसमें भूमि विकास बैंक हो गया, उसका यहाँ पे आ रहा है, नाबार्ड को भी यहाँ पे लाया गया है, ठीक है ना। तो काफी सारी चीजें जो हमारे संस्थागत के अंदर आती है। तो गैर संस्थागत में याद रखना, जब भी आपसे कोई गैर संस्थागत पूछेगा तो आप बोलोगे जो पहले जमाने में जिनसे पैसा लिया जाता था, यानी ये पारंपरिक सोर्स की बात कर रहा है, जबकि ये वाले किसके कहते हैं, आधुनिक सोर्स यानी आधुनिक स्रोत की बात कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात मैंने क्या बोला, पहले वाले में हम इंक्लूड जो करते हैं बेटा, वो किस किस को इंक्लूड करते हैं, इसमें हम इंक्लूड करते हैं भूस्वामी, गांव के व्यापारी हो गए, महाजन, इनको लेते हैं, और उसमें क्या लेते हैं बेटा, सरकार हो गया, सहकारी समितियां हो गया, व्यापारिक बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, टाइप की चीजें जो आजकल मॉडर्न उसमें चल रही है। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लेना साथ साथ में, ठीक है ना, साथ साथ में आप नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक हमारा खत्म हो रहा है, ग्रामीण साख के स्रोत। साथ साथ में आपको इसके साथ ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी जब पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, यदि आपको पता होना चाहिए कब आई थी, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, के आरंभ में, यानी उसके शुरुआत में किसान की कुल आवश्यकता का 93% यानी 93% जो है ना भाग, कौन, ये मिलकर ये किसान की कुल आवश्यकता का 93% भाग को पूरा क्या करते थे, कौन, गैर संस्थागत स्रोत, यानी उस टाइम पे यही था, लोग इसी से पैसा, इन्हीं से पैसा लेते थे। क्लियर है,
बट अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ में अगर बात करूं तो संस्थागत स्रोत तो सिर्फ कितना करते थे, 7% ही क्या करते थे, भाग को पूरा किया करते थे। जितने किसान की आवश्यकता था उसका 7% यहाँ से आता था और 93% ये करते थे। क्लियर हो गया। और वर्तमान में बात करूं तो 66% से अधिक बेटा अब ये करते हैं। अब इसकी बात करते ही नहीं, हम मांग नहीं जाते लोग बेटा, इनसे लेते हैं। ठीक है, तो 66% से अधिक ये कर रहे हैं। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ गई बेटा, इसी से लिंक है। ये जो लाइन लिखी है ना इसमें 93, तो सेम लाइन यहाँ पे इसमें 7% की बात कर रहा है। उस टाइम पे 7% था प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ में। ठीक है ना, और वर्तमान में 66% से अधिक हो चुका है। कुल संस्थागत साख में सहकारी जो साख होता है, ठीक है ना, सहकारी साख की बात कर रहा है, और का योगदान कितना है, 15% है। जबकि वाणिज्य बैंक या फिर व्यापारिक बैंक बोलो उनका प्रतिशत कितना है, लगभग 75% हो गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कुल संस्थागत साख में जो है हमारा, अगर हम बात करें तो सहकारी साख का योगदान 15% तथा व्यापारी बैंकों का योगदान कितना है, 75% हो गया है। डन, तो यहां तक भी आप नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ में। क्लियर है, काफी कोशिश करेंगे आसान से आसान लैंग्वेज में इसको खत्म करने की। चलो, तो हमने जैसे ग्रामीण साख के स्रोत हमने पढ़ लिए, गैर संस्थागत संस्थागत स्रोत पढ़ लिए, और ये पढ़ लिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो किसान की आवश्यकता थी उसका क्या है, 93% यहाँ से पूरा होता था, 7% यहाँ से। अब 66% अधिक यहाँ पे इसी से ही हो रहा है। ठीक है ना, और अगर मैं इसमें बात करूँ तो सहकारी समिति का योगदान जो भी है, सहकारी साख का जो योगदान है बेटा वो 15% है, जबकि दूसरा कितना है, वाणिज्य बैंक का 75% के आसपास हो चुका है। ठीक है ना, बात करते हैं बहु एजेंसी प्रणाली क्या होती है। बहु एजेंसी प्रणाली यानी मल्टी की बात कर रहे हैं। बहु मतलब मल्टी होता है, मल्टी MULTI मल्टी। ठीक है ना, एजेंसी सिस्टम। डन, तो ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना में, यानी जब हम ग्रामीण बैंक की बात करते हैं तो उसकी संस्थागत संरचना में आज के टाइम पे व्यापारिक बैंक और वाणिज्य बैंकों को लिया जाता है, ये मैंने भी बताया। आज के टाइम पे जो संस्थागत संरचना, वर्ड क्या आ रहा है, संस्थागत, पेपर में आ सकता है कि ग्रामीण बैंक की गैर संस्थागत संरचना में व्यापारी बैंकिंग को शामिल किया जाता, बोलोगे नहीं, गैर में नहीं, ये तो संस्थागत के थे, गैर संस्थागत में थोड़ी ना थे। ठीक है, तो संस्थागत में आपका व्यापारी बैंक और वाणिज्य बैंकों को समझ, ये एक ही वर्ड है, इनको शामिल किया जा सकता, किया जाता था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, सहकारी साख समितियां हो गया, भूमि विकास बैंक हो गया, नाबार्ड वाबार्ड, ठीक है ना, ये नाबार्ड, इनको भी शामिल किया जाता था। और ग्रामीण बैंकिंग की इसी संस्थागत संरचना को बहु एजेंसी प्रणाली कहते हैं। इसी संरचना को क्या बोला, जिसमें सारी चीजें आ रही हैं, इन्हीं संस्थागत संरचना को क्या बोला हुआ, बहु एजेंसी प्रणाली बोला गया है। यानी ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना में व्यापारी बैंक को, वाणिज्य बैंक को, व्यापारी बैंक बोलो या वाणिज्य बैंक बोलो, इनको शामिल किया जाता था। क्षेत्र ग्रामीण बैंक को शामिल किया जाता था, सहकारी साख समितियां को शामिल किया जाता था, भूमि विकास बैंक को शामिल किया जाता था। और इसी ये जो ग्रामीण बैंकिंग की ये जो संस्थागत संरचना है ना, इसी को क्या बोला गया, बहु एजेंसी प्रणाली बोला गया। क्या बोला है, बहु एजेंसी प्रणाली, मल्टी एजेंसी सिस्टम। ठीक है ना, ये बोला गया है। RRB याद रखना, इसको RRB बोलते हैं। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है ना, इस टाइप से रीजनल रूरल बैंक्स इसको बोला जाता है बेटा। ठीक है ना, चलो, रीजन देखा ना, क्षेत्र, वही बोला, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, RRB, ऐसे तो फुल फॉर्म याद रखना, RRB की फुल फॉर्म क्या होती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चैप्टर जहां तक है, एक पार्ट और खींचूंगा इसका जहां तक है अगला, क्योंकि इसमें विपणन के बारे में रह जाएगा। डन, बाकी कुछ था नहीं इस चैप्टर में इतना खास। तो आगे बढ़ते हैं। अभी ऑफलाइन में मुझसे किसी ने पूछा कि महाजन क्या होता है। महाजन यानी साहूकार की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, साहूकार की बात कर रहे हैं, वही जो पैसे देता है और थोड़ा ज्यादा ब्याज व्याज पे दे देता है। दिक्कत तो इसी चीज की है। ठीक है ना, तो साहूकार तो आपने सुना हुआ है ना, तो उसी को कहते हैं साहूकार। ठीक है, ये वो पुराने वाले में आता था, पारंपरिक जो स्रोत है ना उसके अंदर आता साहूकार। चलिए, SBI की स्थापना सन 1955 में हुई थी। एक नंबर के लिए आपको याद रखना है, कब हुई थी, SBI पता है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी बात कर रहा हूँ। 1955 में हुई थी बच्चे। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय संस्थागत स्रोतों का केवल एक काल्पनिक अस्तित्व था, क्योंकि ये थे ही नहीं ना उस टाइम पे। ठीक है, बहुत रेयर लगा लो, जब यही लगा लो 1955 में आया था ना स्थापना, तो आप एक बार लगा, ये चीज में ये बोला जा रहा है कि जो संस्थागत स्रोतों को जो क्योंकि आपको पता है कि जब हम बात कर रहे थे अभी कि केवल 7% जो है ना वो संस्थागत स्रोतों से ही उसकी आवश्यकता को पूरा किया जाता था, किसके, किसानों की। बाकी 93 क्या था, गैर संस्थागत स्रोत है। उस टाइम पे गैर संस्थागत स्रोतों के ऊपर डिपेंडेंसी जो बोल सकते हैं, एक तरह से वो ज्यादा थी। बात समझ आ गया ना। और संस्थागत तो
थे ही नहीं ढंग से, तो क्या बात करेंगे वहां पे, ठीक है ना। और आज के टाइम पे संस्थागत के ऊपर ज्यादा है, गैर संस्थागत के ऊपर नहीं है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो संस्थागत स्रोत है ना, वो केवल एक काल्पनिक अस्तित्व था। डन। नाबार्ड, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। क्लियर है। मैंने आपको बोला है इस चैप्टर को मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास में खींच करके खत्म कर दूं, ठीक है ना, वरना एक पार्ट आपको और रुकना पड़ेगा, मतलब कम से कम 3-4 पार्ट में मैं खत्म करूंगा, ठीक है। तो डिपेंड करेंगे, बस कोशिश करेंगे अगले पार्ट में खत्म ही हो जाए चैप्टर ये। डन। चलो, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की अगर हम बात करें तो नाबार्ड कृषि, मैं तो नाबार्ड की याद कर रहा हूं, तो ये क्या, पहली बात तो ये कृषि शाख की ना सर्वोच्च, सर्वोच्च मतलब सीड्स, एपेक्स, एपेक्स, ठीक है, एपीईएक्स, तो एपेक्स संस्था है, यानी सर्वोच्च सीड, सबसे ऊपर वाली संस्था है ये। क्लियर। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 1982 में, अगर क्रॉस चेक कर लेता हूं उसको, ठीक है ना। टाइम, बस दिक्कत ये है कि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम नहीं मिलता, वरना तो ये इस पार्ट में भी खींचा जा सकता है। अगर आपको 1 घंटे की वीडियो अगर बन जाए तो अभी खत्म हो सकता था ये, ठीक है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ इसको, 1982 जो है होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो उसने बोला नाबार्ड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, कृषि शाख की सर्वोच्च संस्था है। दूसरा, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। डन। आगे, यह उन संस्थाओं के लिए सर्वोच्च कोष प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य करती है जो ग्रामीण क्षेत्रों को क्या करती है, शाख प्रदान करती है। क्या लिखा हुआ है कि ये उन संस्थाओं के लिए कोष प्रदान करती है, यानी सर्वोच्च कोष प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य करती है जो ग्रामीण क्षेत्रों को क्या करती है, साख प्रदान करती है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों को पैसा दे रही है, तो उसके लिए ये काम कर रही है। क्लियर। आगे, नाबार्ड जो है वो साख प्रदान करने वाली प्रणाली में सुधार के लिए उचित उपायों को अपनाती है, यानी किस तरह से साख, जो साख प्रदान करती हैं, ठीक है, तो उस प्रणाली में सुधार करने के लिए जो उपाय होते हैं उनको भी अपनाती है और उन उपायों को लागू भी करवाती है। क्लियर। यह सभी साख संस्थाओं की ग्रामीण वित्त क्रियाओं, वित्त मतलब वही पैसा, फाइनेंस की बात कर रहा है, तो ग्रामीण वित्त क्रियाओं को समन्वित, समन्वित मतलब होता है कोऑर्डिनेट, यानी एक तरह से कोऑर्डिनेशन बैठाना, तालमेल बैठाने की बात कर रहा है, तो समन्वित करती है, तालमेल बैठाती है उन क्रियाओं के बीच में। और साथ ही नीति निर्धारण से संबंधित जितनी भी राष्ट्रीय संस्थाएं होती है, अब नीति निर्धारण के लिए जो भी राष्ट्रीय संस्थाएं, सरकार हो जाए, चाहे वो आपकी केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो, ठीक है, ये आरबीआई है, इनके बीच में क्या करती है, संपर्क बनाए रखती है। देखो अभी तक बोला क्या मैंने, नाबार्ड कृषि की जो है ना, कृषि शाख की क्या है, सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर की संस्था है, पहली बात। नंबर 2, 1982 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुई थी, यहां तक समझ में आ गया। दूसरा, मैंने कहा ये उन संस्थाओं के लिए सर्वोच्च कोष प्रदान करने वाली एजेंसी रूप में कार्य करती है, यानी ये उन संस्थाओं के लिए काम करेगी जो संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा प्रदान करती है, ये उनके लिए काम करेगी। क्या बोला, ये उन संस्थाओं के लिए सर्वोच्च कोष प्रदान करने वाली एजेंसी रूप में कार्य करती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करती है, साख प्रदान करती है, ठीक है। फिर मैंने कहा था नाबार्ड जो होता है ना, साख प्रदान करने वाली जो प्रणाली है उसमें जो सुधार करने होते हैं ना, उससे रिलेटेड उपायों को भी अपनाती है कि कैसे उस प्रणाली में प्रणाली को और सुधारा जाए, कैसे वो पैसा डायरेक्टली क्या है लोगों तक पहुंचे, उसमें क्या है सुधार ज्यादा से ज्यादा हो सके, तो उनको अपनाएगी। और जितने भी ग्रामीण वित्त क्रियाएं होती है उनके बीच में समन्वय स्थापित करेंगे, समन्वय मतलब समन्वित, या समन्वित बोलो या समन्वय बोलो, मतलब कोऑर्डिनेशन, तालमेल क्या है उनके बीच में बैठाती है, इनके बीच में सभी साख संस्थाएं, अब साख संस्थाएं मैंने भी बताया था ना, इतने सारी लिस्ट बताई थी, 4-5 थे, तो उन साख संस्थाओं के बीच में, ठीक है ना, क्या करेगी, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बैठाएगी ताकि वो ढंग से काम करे मिलजुल करके। साथ ही साथ नीति निर्धारण से संबंधित जितनी भी राष्ट्रीय संस्थाएं होती है, नीति निर्धारण से संबंधित कौन सी, जैसा सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितनी भी होगी आदि को, और भी जो भी हो, जो कि निर्णय ले रही है, उनके बीच में क्या है, संपर्क बनाए रखेगी। इसके अलावा बैंक जिन प्रोजेक्ट, हिंदी में आप प्रोजेक्ट लिख सकते हो, कैसे लिखते हैं ऐसे, प्रोजेक्ट, जिन प्रोजेक्ट, ठीक है, जिन प्रोजेक्टों के लिए पुनः वित्त की सुविधा दी जाती है, यानी बैंक द्वारा, बैंक जिन प्रोजेक्ट के लिए पुनः दोबारा से पैसे देने को तैयार रहता है, ये देखता है कि उनको पैसा दोबारा क्यों दिया जा रहा है, यानी उनका मूल्यांकन भी करेगा और उनके ऊपर देख रेख यानी मॉनिटरिंग भी करेगा, ठीक है। तो यानी बैंक द्वारा जिन प्रोजेक्ट के लिए पुनः वित्त की सुविधा दी जाती है कि तुम्हें मिल जाएगा, कोई बात नहीं, तुम्हें पैसा दोबारा मिल जाएगा, तो ये उनका भी मूल्यांकन करेगा कि पहले तो दिया क्यों जा रहा है उसको ऋण दोबारा, और फिर उनकी मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है ना। साथ साथ उनको देखता रहेगा कि ये जो
पैसा मिला उसको सही तरह से यूटिलाइज हो रहा नहीं है, समथिंग जो भी है मॉनिटरिंग का काम है, किस तरह से पैसा दिया जा रहा है, क्या उनके वो उसके क्या बोलते हैं टर्म्स कंडीशन है, समथिंग जो भी मॉनिटरिंग करने का काम होगा वो ये करेगा। डन। चलो, तो मैं इस पार्ट को यहीं पे रोक देता हूँ क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है, मुझे क्लास लेनी है। तो इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं कोशिश करूंगा टाइम मिलते ही पूरा एक ही पार्ट में खींचने की अगले, और अगर नहीं हो पाया तो चौथे पार्ट में तो आपको पूरा कंप्लीट मिल ही जाएगा। डन। लगभग लगभग तो खत्म हो ही गया चैप्टर। ठीक है, जो बीच का पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा सा मतलब कि उसके अंदर मत्स्य पालन एंड ऑल ये सब चीजें हैं, तो देखता हूँ कितना आपको बताना चाहिए। डन। चलो, तो मैं इसको रोक दूं यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। डन। चलो।